फ्रेंड्स, बेटा आज हम कृतिका पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 21। चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र ठाकुर। तो इसका हम संक्षेप में सारांश पढ़ेंगे, परंतु आपको पुस्तक में पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ना है, तभी आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आएगा। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, संक्षेप में, यानी मुख्य पॉइंट बनाकर लिखा है इसको, इसलिए आपको बुक को भी पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, जैसे मनुष्य के लिए रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, उसी प्रकार से इस पाठ के माध्यम से हमें इसमें मिलने वाली शिक्षा, जो एक रीढ़ की हड्डी के समान है, वो मिलने वाली है। और यह स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो मानव की रूढ़िवादी मानसिकता है, उस पर इसमें कवि लेखक ने प्रहार किया है। यानी उन्होंने स्त्री को आत्मविश्वास और साहस का वर्णन किया है इसमें स्त्री के, क्योंकि स्त्री के अंदर आत्मविश्वास और साहस है, जो इस पाठ से हमें मिलने वाला है। तो इस पाठ को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, और स्वयं भी इस पाठ को पढ़ना है कृतिका में जाकर। ठीक है छात्रों, तो हम शॉर्ट में बात करते हैं। रीढ़ की हड्डी एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है। इसमें माथुर जी यानी जगदीश चंद्र माथुर ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस का वर्णन किया है। ठीक है छात्रों, तो अब हम बात करते हैं इसमें इसकी कहानी की, जिसमें राम स्वरूप नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी का नाम है प्रेमा और उनकी बेटी का नाम है उमा। तो प्रेमा की शादी उन्हें करनी है, बेटी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, परंतु समाज की मानसिकता रूढ़िवादिता को देखते हुए अपनी बेटी की पढ़ाई को उन्हें छुपाना पड़ता है, क्योंकि समाज में ऐसी किंवदंतियाँ आपको सुनने को मिलती होंगी कि पढ़ी लिखी लड़की होगी तो घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कहा करते थे। अब थोड़ा परिवर्तन आया है पहले से, तो ये कहानी पुरानी है, लेकिन कुछ बिंदु आज भी हमें समाज में देखने को मिलते हैं महिलाओं के प्रति मान सम्मान से संबंधित। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या उचित और क्या अनुचित है। क्या छात्रों, तो रूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी, यानी उनकी बेटी को देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं, तो किस तरीके से तैयारी करते हैं। बाबू राम स्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष की सज्जा में सुधार का आदेश देते हैं, यानी सजाते हैं। नौकर चादर की बजाय धोती मांगता है, जिससे मालकिन गुस्सा होकर स्टेज पर पहुंच जाती है, यानी एक नाटक के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता, यानी राम स्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा की चिंता। क्या चिंता है देखिए। नौकर को चादर लाने का आदेश दे। प्रेमा पति को बताती हैं कि उमा शादी के लिए जरा भी उत्साहित नहीं है, यानी उनकी बेटी शादी के लिए बिल्कुल भी कोई उत्साहित नहीं है, वह तैयारी नहीं कर रही है, ना वह पाउडर लगाना चाहती है, न साड़ी बांधने को तैयार है। राम स्वरूप पत्नी से कहते हैं कि उमा को संभालने की और उसे तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पर पत्नी पति पर आरोप लगाती हैं कि न आप उसे अधिक पढ़ाते, न यह दिन देखना पड़ता, केवल एंट्रेंस पास कराना ही काफ़ी था। राम स्वरूप गुस्सा हो पत्नी से कहते हैं कि तुम भी अब एंट्रेंस का नाम जबान पर ला रही हैं। उनके अतिथि गोपाल प्रसाद, यानी जो आने वाले थे लड़के के पिता, उनका नाम था गोपाल प्रसाद। यूँ तो वकील हैं, और वो क्या थे, वकील। सभा सोसाइटियों में जाते हैं, पर बहू कम पढ़ी लिखी चाहते हैं, यानी वो अपने बेटे के लिए कैसी बेटी वो चाहते हैं, बहू कम पढ़ी लिखी। और बेटा क्या कर रहा था उनका, बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, पर पत्नी वह भी कम पढ़ी लिखी ही चाहता है। यानी कैसी, यानी लड़का भी जो है उसका, किसका, राम स्वरूप जी का जो लड़का देखने आ रहे थे, उनका नाम क्या था, गोपाल प्रसाद, और उनका बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, वो भी लड़की कैसी चाहता था, कम पढ़ी लिखी, और उनके पिता भी लड़की कम पढ़ी लिखी चाहते थे, गोपाल प्रसाद।
अब आगे देखिए। अब गोपाल प्रसाद का शंकर के साथ आगमन, यानी गोपाल प्रसाद अपना बेटे का नाम क्या था, शंकर, उसको साथ लेकर लड़की दिखाने के लिए या देखने के लिए आए थे। तो अब देखिए क्या होता है। नौकर को मक्खन लाने भेज गोपाल प्रसाद। ठीक है, गोपाल प्रसाद बाबू मेहमानों का स्वागत करते हैं। यानी गोपाल प्रसाद जो देखना आए थे उनका स्वागत करते हैं। औपचारिकता समाप्त होने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। पता चलता है लड़का मार्जिन पर पास होता है। दोनों ही बातचीत में पुराने ज़माने को रंगीन बताते हैं। उनका कहना है कि हमारे ज़माने का मैट्रिक पास भी आज के एमए पास से अच्छी अंग्रेजी जानता है। दोनों एक दूसरे की बात का समर्थन करते हैं तो शंकर ही कर हंसता है। यानी दोनों गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप अपने ज़माने की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे समय का पढ़ा लिखा आज के एमए के बराबर है। तो इस बात पर शंकर ही कर हंसता है। तभी गोपाल प्रसाद बिजनेस की बात पर आने को कहते हैं। बिजनेस यानी क्या कहते हैं, दहेज की बात पर आने के लिए कहते हैं। एक बार तो राम स्वरूप चौंकते हैं, पर तभी कमरे से चाय की ट्रे और नाश्ता लाने चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर को कहते हैं कि हैसियत तो ठीक लगती है। यानी अपने बेटे से बात करते हैं गोपाल प्रसाद जब वो उनके पिता चाय के लिए कहने को अंदर जाते हैं। देखते हैं लड़की कैसी है। साथ ही शंकर को अपनी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन सीधी करके बैठने की बात करते हैं। यानी उनके पिता कहते हैं कि बेटा ठीक से बैठ जाओ, लड़की आने वाली है और परिवार तो सही लगता है, हैसियत तो ठीक है। हैसियत बोले तो दहेज की बात करने के लिए। और उससे कहते हैं अपने बेटे से बेटा रीढ़ की हड्डी ठीक करके बैठ जाओ। ठीक है, आगे। अब वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने और सुनने के लिए छात्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।